हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने किया था व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण और शब्द हम पीछे कर चुके हैं और आज करेंगे हम वाक्य विचार और उसके भेद। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य विचार। सबसे पहले वाक्य क्या होता है, उसकी परिभाषा। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। सार्थक का मतलब जिनका शब्दों का अर्थ निकले और उनसे जो उनको जोड़ने से जो वाक्य बनता है सार्थक शब्दों से, वही वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, क्या है, सार्थक वाक्य है। इसके अलावा दूसरा है खेल है रहे। इसमें यही तीन ऊपर वाले ही तीनों पद लिए गए हैं, लेकिन हमने इनको उल्टा सीधा रख दिया है। खेल है रहे, बच्चे भी आगे लगा सकते हैं हम ऊपर वाले चारों पदों को यहाँ पर रिपीट करने के लिए। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निरर्थक वाक्य बोलेंगे। इसके बाद है वाक्य के 3 गुण होते हैं। नंबर 1 योग्यता, नंबर 2 आवश्यकता और सामीप्यता। यानी कि वाक्य जो कंप्लीट वाक्य कब बनता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसमें किस चीज की आवश्यकता होती है, और शब्दों की जो है निकटता का होना उसमें जरूरी होता है। आगे वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी कि 2 पार्ट होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है, उद्देश्य का मतलब जहां कर्ता, वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है वो उसका उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में भी हम कोई भी बात कर रहे हैं कि व्यक्ति चला गया, अब कौन चला गया, किसके बारे में बात हो रही है, तो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। व्यक्ति क्या है, यहाँ उद्देश्य है। अब इसके बाद आता है उद्देश्य का विस्तार। विस्तार यानी कि उसको बढ़ाना। तो उसका कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके आगे जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, जो भी किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति है, वो सब के सब शब्द जो है उद्देश्य का विस्तार के अंदर आएंगे। यानी कि व्यक्ति को हमने चूज कर लिया और उससे पहले जितने भी शब्द हैं वो उसके साथ ही ऐड किए जाएंगे। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति, कौन व्यक्ति, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ये क्या है, उद्देश्य का विस्तार। बाकी आगे सेंटेंस जो बचेगा, वाक्य जो बचेगा वो क्या होगा, विधेय होगा। नंबर 2 पे है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, ऊपर हमने बात की थी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है, उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होता है, विधेय होता है। जैसे हमने वाक्य किया था व्यक्ति चला गया, तो व्यक्ति क्या था, उद्देश्य, और बाकी क्या बचा, चला गया क्या है, विधेय। तो व्यक्ति के बारे में क्या बताया गया है कि व्यक्ति चला गया, तो ये विधेय बन जाता है। और इसी तरह से विधेय का विस्तार होता है। जैसे व्यक्ति अभी अभी अपने बेटे के साथ यहां से चला गया, व्यक्ति को हमने छोड़ दिया, बाकी चला गया, कहां से चला गया, कब चला गया, कैसे चला गया, वो सब के सब जो शब्द हैं वो विधेय का विस्तार के साथ आएंगे। आगे है वाक्य के तत्व। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 सार्थकता। सार्थकता जैसे हमने इसकी परिभाषा में भी किया, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता है, वही हम वाक्य में भी करेंगे। पहला पॉइंट है इसका सार्थकता। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, अवश्य होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तभी वो वाक्य कहलाता है। अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। निरर्थक शब्दों का कोई प्रयोग इसमें वाक्य के अंदर नहीं माना जाता। जब सभी शब्द सार्थक होंगे और उसका अर्थ निकलेगा, वही क्या होता है, सार्थकता को प्रमाणित करता है। जैसे मदन स्कूल जाता है, ये क्या है, एक सार्थक वाक्य है, यानी कि इसका अर्थ निकलता है, हमें समझ में आ रहा है कि वक्ता क्या बोल रहा है और श्रोता उसको समझ सकता है। नंबर 2 योग्यता। योग्यता में क्या है, वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थ यानी कि उसके बारे में जो श्रोता है क्या कहना चाह रहा है, अगर वक्ता क्या कहना चाह रहा है और श्रोता उस बात को समझ सके, वही उसकी योग्यता है। तो वाक्य के अंदर अगर योग्य, करना पड़ेगा। नंबर 2 है योग्यता। वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता
होनी चाहिए, यानी कि उसका अर्थ सही होना चाहिए। जैसे उसने चाय खाई, चाय क्या होती है, खाई नहीं जाती, पी जाती है, तो ये वाक्य नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं बल्कि पी जाती है, तो योग्यता इसके अंदर नहीं है। नंबर 3 है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, यानी कि कुछ भी इच्छा हो, वाक्य पूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार की जिज्ञासा या इच्छा आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी वाक्य जो बोला जाता है या हम जो सुनते हैं वो कंप्लीट अर्थ अगले के समझ आना चाहिए, जिज्ञासा कोई भी नहीं रहनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि माँ गई, आप घर जाते हो और अपने बहन भाई कोई भी घर पे है, आपने पूछा कि माँ कहाँ है, उसने कहा कि माँ गई। अब क्या कहोगे, गई, कहाँ गई, बाजार गई है, मायके गई है, कहाँ गई है, आप पूछोगे उनसे, तो क्या है, आपकी जिज्ञासा अंदर बनी रहती है, आपका जो आंसर है कंप्लीट नहीं मिला है आपको, यही जिज्ञासा होती है। दूसरा, जैसे माँ कहाँ गई, बाजार गई, माँ कहाँ गई, बाजार गई, तो इसमें जो है अर्थ पूर्ण हो जाता है, जिज्ञासा आपकी खत्म हो जाती है, तो ये कंप्लीट वाक्य है जिसमें जिज्ञासा आपकी नहीं रहती है। नंबर 4 है निकटता। बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए, चाहे आप बोल रहे हैं चाहे आप लिख रहे हैं, तो निकटता का होना जरूरी है। परस्पर पद निरंतर एवं पास पास होने चाहिए। कैसे, जैसे राम स्कूल जाता है, आपने बोल दिया कि राम स्कूल जाता है, ये क्या है, कंप्लीट वाक्य है, जो सही वाक्य है, क्योंकि इसमें जितनी दूरी लिखने में चाहिए थी हमने लिख दी। अगर बोलते समय भी हम इस चीज का ध्यान रखें कि इसमें से मान लो कि आपने एक शब्द तो सुबह बोल दिया, एक दोपहर को बोलते हो, एक रात को बोलते हो और एक अगले दिन बोलते हो, तो निकटता नहीं मानी जाएगी, उसको वाक्य नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से लिखते समय आप एक शब्द एक पेज पे लिख दिया, दूसरा दूसरी कॉपी में और तीसरा तीसरी कॉपी में लिख दिया, तो वो क्या है, निकटता नहीं है, उसको वाक्य नहीं माना जाएगा। आगे है पदक्रम। क्रम का मतलब होता है सीरीज में, यानी कि शब्दों को, पदों को क्रम में लगाना। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, यानी कि जहां उसकी जगह है उसको उसी जगह रखना चाहिए। जैसे गीता अच्छा गाना गाती है, ये क्या है, पदक्रम है। गाना अच्छा गीता है गाती, ये क्या है, पदक्रम सही नहीं है, यानी कि सीरीज में जहां जिसका नंबर है वही होना चाहिए उस शब्दों को, अगर वो वहां नहीं है तो उसको शब्द नहीं माना जाता। नेक्स्ट है अन्वय। इसका अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे राम पढ़ती है, अब राम क्या है, करता है, लड़का है, तो क्रिया उसके अनुसार क्या होना चाहिए, पढ़ता होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ती लगा दिया है, तो ये वाक्य सही नहीं है, कर्ता और क्रिया का मेल सही नहीं है। तो सही क्या है, राम पढ़ता है, ये सही है। इसके बाद है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर और नंबर 3 क्रिया के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो पहला क्या है, सरल वाक्य, या इसको साधारण वाक्य भी आप बोल सकते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय हमने अभी किया ऊपर। या एक कर्ता और एक क्रिया हो, जैसे मोहन खेलता है। अब उद्देश्य क्या है इसमें, मोहन, कर्ता भी मोहन, कोई भी काम को करने वाला कौन है, मोहन, और खेलता क्या है, विधेय है, विधेय क्या है, ये क्रिया है। तो एक उद्देश्य एक विधेय, या कर्ता और क्रिया दोनों एक होते हैं, तो क्या होता है, सरल वाक्य होता है। नंबर संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में आपके 2 वाक्य मिलेंगे आपको, दोनों को किसी योजक के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे उसने खाना खाया और घूमने चला गया, इसमें क्या है, 2 वाक्य हैं। पहला कौन सा, उसने खाना खाया, और दूसरा कौन सा है, वह घूमने चला गया। तो दोनों क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि पूर्ण अर्थ दे रहे हैं वो, उसका कुछ भी आपको जानने की या समझने की या कुछ भी आधा अधूरा नहीं रह गया है। तो क्या है, उसने खाना खाया और वह घूमने चला गया। इसको हमने किसी एक शब्द के द्वारा जोड़कर एक बना देना है, 2 सेंटेंस को। तो क्या बनेगा, उसने खाना खाया और घूमने चला गया, तो ये क्या बनता है, एक वाक्य बन जाता है। दूसरा इसी तरह, उसने मेहनत की। उसने मेहनत की क्या है, स्वतंत्र वाक्य है, पूर्ण वाक्य है।
दूसरा क्या है, परंतु सफलता नहीं मिली, आप इसको ये भी कह सकते हो कि उसे सफलता नहीं मिली, तो क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन इन दोनों को जोड़कर आपने एक कर देना है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे उसने मेहनत की परंतु सफलता नहीं मिली। नंबर 3 है मिश्र वाक्य, इसको मिश्रित वाक्य भी आप कह सकते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित या गौण, गौण यानी कि जिसको छोटा वाक्य कहते हैं आप, उपवाक्य हो, जो आपस में की, जो की पे ध्यान रखोगे, क्या पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, तथापि, यद्यपि, यदि तो आदि से मिश्रित हो, यानी कि मिला हुआ हो, ऐसा सेंटेंस। अब क्या है, जैसे एग्जांपल देखो आप, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब इसके अंदर भी संयुक्त की तरह से दो वाक्य होते हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र नहीं होते। संयुक्त में क्या होता है, दोनों स्वतंत्र होते हैं, एक शब्द से जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन मिश्र में स्वतंत्र नहीं होते। जब तक आप दूसरा वो नहीं बोलोगे, पहली बात आपकी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए तो कहा जाता है कि एक प्रधान और दूसरा उपवाक्य इसमें होता है, यानी कि जब तक दोनों वाक्यों को आप इकट्ठा नहीं करोगे, तब तक आपको क्या होगा, उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। जैसे यदि वर्षा होगी, अगर आपने ये बोल दिया कि यदि वर्षा होगी, तो क्या आगे सामने वाला पूछेगा तो क्या होगा, तो अगर आपने ये छोड़ के पीछे वाला बोल दिया तो फसल अच्छी होगी, तो फसल होगी, तो सामने वाला पूछेगा क्या, तो फसल अच्छी होगी, यानी कि अपनी बात को कंप्लीट करो। तो क्या है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर आप ये दोनों चीजें बोल रहे हो, दोनों लाइन बोल रहे हो, दोनों उपवाक्य बोल रहे हो, तभी आपकी बात पूरी हो रही है। दूसरा है मैं जानता हूं कि तुम अच्छा लिखते हो, यहाँ की से इसको जोड़ दिया, ये संज्ञा उपवाक्य है, ये आपको आगे आएंगे, इसके भेद में करवाऊंगी कि मिश्र वाक्य के आगे भेद होते हैं, की के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है वाक्य विग्रह क्या होता है। इसमें हमने वाक्य किया, लेकिन वाक्य विग्रह क्या होता है, वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। वाक्य के विभिन्न अंग होते हैं, उनको अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वाक्य विग्रह बन जाता है। वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण या वाक्य विभाजन भी इसको हम कह सकते हैं या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाक्य विग्रह, वाक्य विश्लेषण या वाक्य विभाजन, तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो इसको। इसके बाद है वाक्य संश्लेषण। विग्रह तो आपने कर लिया, संश्लेषण क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अलग अलग वाक्यों को जोड़ना, क्या है, संश्लिष्ट वाक्य भी इनको कहते हैं। संश्लेषण और विश्लेषण क्या है, अलग अलग करना विग्रह हो गया, और उनको जोड़ना क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। हाँ जी, जैसे उदाहरण के तौर पर लाल किला दिल्ली में स्थित है, वह बहुत सुंदर है, इसकी इमारत बहुत बड़ी है, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। यानी कि लाल किले के बारे में कोई 4-5 लाइनें आपने लिख दी हैं, तो वो, और इसका संश्लेषण करोगे तो कैसे करेगा, दिल्ली में स्थित लाल किले की सुंदर और बड़ी इमारत को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। यानी कि उसको आपने उसको शॉर्ट में कर देना है, छोटा कर देना उसको जोड़ के, तो ये संश्लेषण हो जाता है। और बड़ा करोगे यानी कि अलग अलग लिख दोगे, अलग अलग लाइनें बना दोगे, तो वो क्या होगा, विश्लेषण हो गया। नंबर, ये तो थे हमारा नंबर 1। नंबर 2 है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर अभी हमने ऊपर किए 3 होते थे, 3 होते हैं, और अब क्या है, 8 होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला है विधानवाचक, या इसको आप विधिवाचक भी बोल सकते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया या बात के होने की सूचना मिले, किसी क्रिया या बात के होने की सूचना मिले, उसको क्या कहते हैं, विधिवाचक या विधानवाचक भी कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, वर्षा हो रही है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, उसने ये किया वो किया। जो भी कुछ सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, साधारण जो वाक्य होते हैं, कोई भी काम जिसके अंदर होता है, क्रिया जिसमें होती है, बात होती है, वो क्या है, विधानवाचक है। दूसरा क्या है, निषेधवाचक। निषेध में आपको पता ही होगा, निषेध यानी कि नहीं वाले, न वाले, मत वाले जो भी वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें आते हैं जिन वाक्यों में कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, यानी कि कार्य नहीं हुआ है, न, नहीं, मत आदि शब्द जो आ जाते हैं उसमें, और वो क्या होते हैं, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, आज वर्षा नहीं हुई। नंबर 3 है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि का बोध हो। किन किन चीजों का, आज्ञा का, आदेश और अनुरोध आदि का बोध हो। जैसे
आगे क्या होता है, ऑर्डर देना, जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो भी इसमें आएगा। जैसे रमेश तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। तो आपने किसी को ऑर्डर दिया, किसी को आदेश दिया या किसी से अनुरोध या रिक्वेस्ट की, वो सब वाक्य इसके अंदर आएंगे आज्ञावाचक के अंदर। नंबर 4 है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आपको सबसे इजी लगता ही है, जैसे पीछे आपको सबसे बड़ा साइन मिलता है, इसका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर आपने पेपर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और सेंटेंस लिख दिया तो आपके मार्क्स वहां से काटे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखोगे, प्रश्नवाचक में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करोगे। किसी तरह के प्रश्न पूछने का बोध हो, जहां पर जिस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछे जाएं, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गए थे, ये सब वाक्य जो है, और प्रश्न पूछ रहे हो आप, आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक है। इसके बाद है आपका इच्छावाचक। इच्छा, आपको पता ही है आपकी क्या इच्छा होती है, सारा दिन क्या क्या करना है, पढ़ाई के अलावा खेलना है, गेम चाहिए, हमें ये चाहिए, ये सब चीजें क्या है, आपकी इच्छा है। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष व शुभकामना आदि का बोध हो। आशीष क्या होता है, आशीर्वाद, या आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हो कि आपका भला हो, ये सब चीजें। आपकी इच्छा क्या होती है, क्या करने की, आज मुझे क्या करना है, ये सब चीजें किस में आएंगी, इच्छावाचक में। जैसे आज मैं सिर्फ फल खाऊंगा, तो ये क्या है, आपकी इच्छा है कि फल खाऊंगा, या आइसक्रीम खाऊंगा, या चॉकलेट खानी है, ये सब क्या है, आपकी इच्छा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये क्या है, आप शुभकामना दे रहे हो, किसी को आशीष दे रहे हो, आशीष दो, किसी को आशीर्वाद देना, ये सब चीजें भी क्या है, इच्छावाचक के अंदर आती है। नंबर 6 है विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, हर्ष आदि का बोध हो। हमने पिछली वीडियो में भी किया था, विस्मय आदि का पूरा वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि जिन शब्दों से या जिस किसी की बात सुन के आपको हंसी आए, दुख हो, प्रसन्नता हो, आश्चर्य, हैरानी, घृणा या कुछ भी हो, तो वो सब के सब किस में आते हैं, विस्मय आदि में आते हैं। और विस्मय आदि का साइन क्या होता है, बता सकते हैं आप, विस्मय आदि का साइन क्या होता है, जिस पूर्ण विराम लगा के उसके नीचे जो डॉट लगती है वो विस्मय आदि का साइन होता है। जैसे शाबाश तुमने अच्छा काम किया, हाय ये क्या हो गया, तो यानी कि किसी के साथ बुरा हो रहा है या आप किसी को शाबाशी दे रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, तो वो सब के सब विस्मय आदि में आते हैं, विस्मयवाचक में आएंगे। इसके बाद है संदेहवाचक। संदेह यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त हो, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर शायद, हो सकता है या अभी होगा, ऐसे शब्द मिल जाए तो वो क्या होंगे, संदेहवाचक होंगे। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है आज मैं जाऊं, यानी कि क्लियर ना हो बात, हो सकता है या शायद ऐसा हो सकता है, शायद ना भी हो। शायद में बात क्या होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो दोनों तरह के आपके वाक्य इसके अंदर हो सकते हैं, बात पूरी क्लियर नहीं होती है। आगे है संकेतवाचक। जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। इसमें यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा एक वर्ड, होता है। अब जैसे वह आता तो मैं जाता, अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। जैसे हमने मिश्र वाक्य में किया था, एक वाक्य के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है, शर्त होती है, इसमें संकेत होता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया डिपेंड करेगी, एक काम होगा तो ही दूसरा पूरा होगा। ये दूसरा हमारा अर्थ के आधार पर कंप्लीट होता है। आगे है नंबर 3 क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य वाक्य, ये वाक्य सॉरी कर्तृवाच्य वाक्य, जिन वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष बदलते हैं, वो क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। जैसे रमेश खाना खाता है, रमेश क्या है, कर्ता, खाना कौन खा रहा है, रमेश खा रहा है, तो रमेश क्या है, कर्ता है, और खाना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। तो कर्ता की जो पहचान है वो कैसे करोगे आप, कौन शब्द लगाओगे वाक्य के अंदर। जैसे रमेश खाना खाता है, तो कौन खाता है, रमेश खाता है, तो आपको कर्ता की पहचान हो जाएगी। दूसरा है कर्मवाच्य वाक्य, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिए वचन और
पुरुषों। कर्म के अनुसार, कर्म क्या होता है? कोई भी काम हम कर रहे हैं जिसमें किसी वस्तु का प्रयोग करें, जिसके द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? कर्म होता है। जैसे रमेश ने आम खाया। अब ऊपर वाले में हमने क्या किया था? रमेश खाना खाता है, रमेश के अनुसार क्रिया बदल रही थी। लेकिन यहाँ क्या है? आम खाया, रोटी खाई, इमली खाई। खाया या खाई किसके अनुसार बदल रही है? क्रिया, कर्म के अनुसार बदल रही है क्रिया। यहाँ पर कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही है। तो जहां पर अगर आम खाया, आम क्या है? आम है तो खाया हो गया, रोटी है तो खाई हो गई। तो क्रिया बदल रही है किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। नंबर 3 है भाववाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म दोनों से मुक्त हो, ना तो कर्ता और ना ही कर्म के अनुसार, बल्कि अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता करण कारक की विभक्ति से मुक्त हो। अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है भाववाचक में, और कर्ता जो है करण कारक की विभक्ति से मुक्त होता हो है। जैसे उससे चला नहीं जाता, असमर्थता भी इसमें दिखाई जाती है कि वह चल नहीं सकता है बेचारा। उससे खाया नहीं जाता, वह खाता नहीं, खाया नहीं जाता, ये शब्द इसके अंदर आएंगे। तो क्या है? इसमें ना कर्ता होता है ना कर्म होता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और करण कारक की विभक्ति इसमें नहीं लगती है। इसके बाद आपके आते हैं उपवाक्य। जिन क्रिया मुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त हो। उपवाक्य जैसे हमने ऊपर किए थे, मिश्र के अंदर 2 वाक्य जुड़े होते हैं, एक प्रधान होता है, दूसरा उपवाक्य होता है। तो उपवाक्य क्या होता है? जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त हो, यानी कि पूर्ण नहीं, आधा। आंशिक यानी कि एक अंश, जो आप बात करना चाहते हो उसका एक पार्ट का पता चलता है, वही क्या होता है? उपवाक्य। यदि वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये आधा है। उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। पहला प्रधान उपवाक्य, जो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित न हो। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है, और मुख्य है तो वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वह स्वतंत्र अर्थ भी दे सकता है। दूसरा क्या है? आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब नाम से ही पता चल जाता है, आप उसके नाम पे ध्यान दिया करो, उसी से उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, परिभाषा क्लियर हो जाती है। आश्रित का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पे डिपेंड करता है, तो ये इसकी परिभाषा में आएगा। जो न तो स्वतंत्र अर्थ देता है और न ही स्वतंत्र लिखा जाता है। जो उपवाक्य क्योंकि, ताकि, जो कि, यद्यपि, जहां जहां तक आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं, यानी कि सेंटेंस के बीच में हम क्योंकि, ताकि, जो कि, यद्यपि, जहां तहां, जो, सो, इन शब्दों का प्रयोग हमें मिलेगा, तो वो क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। सीता ने कहा कि उसका भाई आज जाएगा। यहाँ पर क्या आपको हिंट मिल रहा है? कि यहाँ पर लगा है, तो की के बाद में जो भी है वो आश्रित उपवाक्य है। और बाकी आगे सीता ने कहा, ये आप स्वतंत्र वाक्य भी बना सकते हो इसको। सीता ने कहा यानी कि कोई भी बात कही, तो वो क्या है? प्रधान वाक्य है। नेक्स्ट है आपका आश्रित उपवाक्यों के भेद। कितने होते हैं? 3 होते हैं मिश्र वाक्य के उपवाक्य। नंबर 1 है मिश्र वाक्य, जो होता है उसके 3 विभाग आगे होते हैं। नंबर उसमें से पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह क्या होता है? की, कै पे छोटी की मात्रा योजक से जुड़ा होता है। जहां पर भी आपको वाक्य के अंदर कै पे छोटी की मात्रा दिखाई दे और वहां से सेंटेंस अगर आपका उपवाक्य आगे जुड़ा है, तो वो कौन सा होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा, और ये मिश्र वाक्य का भेद होता है। नंबर 2 है विशेषण उपवाक्य। विशेषण की तरह प्रयोग होने वाले आश्रित उपवाक्यों को विशेषण उपवाक्य कहते हैं, यानी कि विशेषण की तरह प्रयोग इनका किया जाता है। जैसे रोहन जो कल आया था वह मेरा भाई है। कल कौन आया था? रोहन आया था। तो ये ऊपर मैंने आपको शब्द बताए थे, ये किससे जुड़ा है? जो इसकी पहचान है, जो, जिसे, जिसको, ऐसे, यद्यपि, ऐसे शब्द आपको जहां मिलेंगे तो वो क्या है? विशेषण उपवाक्य है। वे सब वस्तुएं कहाँ हैं जिनको आप लाए थे? तो यहाँ पहचान क्या है? जिनको। तो ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है। नंबर 3 है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान
उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। अब क्रिया क्या होती है? कोई भी काम कैसे किया जा रहा है वो उसकी विशेषता होगी और यही इसमें दर्शाया जाएगा आपको। जैसे जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ। जाना क्या है यहाँ पर? गए। गए यानी कि जाना। जाना क्या है? क्रिया है। कहाँ गए, कैसे गए? तो इसमें क्या है? जहां जहां। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। दूसरे में है यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। गरीब है यानी कि यद्यपि, क्योंकि वह यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। जब वर्षा हो रही थी मैं कमरे में था। क्या काम हो रहा था? वर्षा हो रही थी। कब हो रही थी? जब हो रही थी। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। वाक्य के भेद की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। तालिका के द्वारा आपको जल्दी पूरा जो चैप्टर हमने किया वो समझ आ जाएगा कि कौन सा किसका भाग है। संपूर्ण भाव को स्पष्ट करने वाला पदों का समूह, यानी कि जो पूरा भाव होता है वाक्य का उसको स्पष्ट करने वाला पदों का समूह। वक्ता के कथन को श्रोता पूर्ण रूप से समझ सके, यही वाक्य कहलाता है। यानी कि बोलने वाला जो कह रहा है हम उसके अर्थ को पूरी तरह से समझ जाएं, बस वही वाक्य है। वाक्य के आगे भेद कितने होते हैं? 2 हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। सरल में क्या होता है? एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य होते हैं और जटिल में क्या होता है? एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य होते हैं। अब सरल वाक्य को हम यही छोड़ देते हैं। आगे जटिल के पार्ट्स होते हैं, 3 भाग हैं इसके। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये हमने सभी ऊपर किए अभी, तो ये तीनों इसी के पार्ट हैं। आगे संयुक्त और मिश्र में क्या आएगा? संयुक्त वाक्य में क्या है? सभी स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं। और मिश्र में क्या होता है? एक प्रधान और एक आश्रित होता है। लेकिन संयुक्त और मिश्र दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है? एक प्रधान, एक आश्रित और एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। अब हमने आगे उन दोनों को छोड़ दिया, संयुक्त और मिश्र को छोड़ दिया। अब संयुक्त और मिश्र इकट्ठा जो है उसके पार्ट्स हम करेंगे। 3 भाग आगे, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य। इनको समझने के लिए एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे अध्यापक ने कहा कि रमा बीमार है और परीक्षा नहीं दे सकती। यानी कि रमा बीमार, अध्यापक ने क्या कहा है? कि रमा बीमार है और वो परीक्षा नहीं दे सकती। तो अध्यापक ने कहा क्या है इसमें? क्या पूर्ण वाक्य है ये? तो अध्यापक ने कहा है, तो क्या है? प्रधान वाक्य है। की से स्टार्ट होने वाला क्या है? आश्रित। की रमा बीमार है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। बाकी क्या है? और परीक्षा नहीं दे सकती है, जटिल है, स्वतंत्र वाक्य है। और ये किसका पार्ट है? संयुक्त और मिश्र का वाक्य है। तो आपको समझ आ गया होगा तालिका से कौन सा किसका पार्ट है और किसके आगे कितने भेद हैं। नेक्स्ट है हमारा वाक्य रूपांतरण। क्या होता है वाक्य रूपांतरण? सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलने के लिए दोनों ही प्रकार के संज्ञा पदबंधों को स्वतंत्र उपवाक्यों या समानाधिकृत उपवाक्यों में बदल दिया जाता है, यानी कि उनका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। रूपांतरण यानी कि रूप बदल दिया जाता है सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में। कैसे बदलते हैं? बीमार लड़का घर चला गया। बीमार क्या है यहाँ पर? विशेषण है। लड़का बीमार था इसलिए वह घर चला गया। संयुक्त में हमने ऊपर किया, कैसे बदलते हैं? किसी 2 वाक्य लेंगे हम, उपवाक्य, स्वतंत्र वाक्य बोल सकते हो आप उनको, स्वतंत्र वाक्य लेंगे और किसी एक योजक के द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य बन जाता है। एक सेंटेंस होगा, एक वाक्य होगा तो वो सरल वाक्य है, और 2 को अगर किसी योजक से जोड़ा गया है तो वो संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, राम और श्याम दोनों जाएंगे। राम और श्याम दोनों क्या है? संज्ञा है, यानी कि संज्ञा वाक्य है, संज्ञा शब्द है, सॉरी। राम भी जाएगा और श्याम भी जाएगा। तो हमने इसके 2 सेंटेंस बना दिए। जैसे राम भी जाएगा एक वाक्य बनता है, और श्याम भी जाएगा, श्याम जाएगा तो क्या है? दूसरा वाक्य बनता है। और एक को हमने और के द्वारा इसको जोड़ दिया है। नेक्स्ट है, बच्चा दौड़कर यहाँ आया। दौड़कर यहाँ आया तो क्या है? क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण को कैसे बदलोगे? बच्चा दौड़ा फिर यहाँ आया। बच्चा दौड़ा फिर यहाँ आया, फिर के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य बन गया है। ये संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने हो तो ऊपर बताए गए कार्यों के विपरीत कार्य करें। यानी कि हमने क्या बनाया था?
सरल से संयुक्त बनाए हैं, लेकिन अगर आपको संयुक्त से सरल बनाने हैं तो उसका उल्टा कर सकते हैं आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे है सरल वाक्य में। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, स्वतंत्र वाक्य प्लस स्वतंत्र वाक्य होता है और किससे जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ दिया जाता है। मिश्र वाक्य में क्या है, एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। आगे आपका सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण, यानी कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य बनाना कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने पुराना मकान बेच दिया, मैंने पुराना मकान बेच दिया, एक सिंपल बात है, कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। तो हम इसको मिश्र में बनाएंगे। मिश्र में क्या बनाते हैं, जैसे एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है, दोनों स्वतंत्र नहीं होते। क्या होता है, जब तक आप दोनों सेंटेंस नहीं बोलोगे, दोनों वाक्य नहीं बोलोगे, आपकी बात क्लियर नहीं होगी। तो आप इसको किस तरीके से बदलोगे, मैंने पुराना मकान बेच दिया, मैंने वह मकान बेच दिया जो पुराना था, वह और जो लगा दिया हमने इसमें, तो क्या बन गया ये, मैंने वह मकान बेच दिया, कौन सा मकान, जो पुराना था। तो ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका वह हरियाली के बीच रहता है। सिंपल बात है ये, तो कौन सा वाक्य है, साधारण या सरल वाक्य है। वह वहां रहता है जहां बहुत हरियाली है, वहां और जहां से हमने इसको वाक्य को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया है। मिश्र से सरल में बदलने के लिए उपयुक्त के विपरीत कार्य करें। अब आपने मिश्र से सरल बनाना है तो जैसे हमने बनाया उसका उल्टा कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है आपका मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्य में बदलना। अब मिश्र वाक्य है हमारे पास और उसका हमने संयुक्त में बदलना है। आपको पता ही है कि संयुक्त कैसे बनता है, दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में एक ही समुच्चय बोधक लगता है तो संयुक्त बन जाता है। जैसे मिश्र वाक्य क्या है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल दी। जैसे और वैसे दोनों आए हैं इसमें, तो क्या कौन सा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। और संयुक्त में कैसे बदलोगे, मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी चल दी, तो ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। दोनों को हमने, दो वाक्यों को एक और से जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया है। संयुक्त से मिश्र वाक्य में उपयुक्त के विपरीत, अगर हमने इसका उल्टा करना है तो हम इनका विपरीत कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पदबंध। पदबंध क्या होता है, पद यानी कि आपने पहले भी किया होगा, पद क्या होता है, जो शब्द होते हैं हमारे, शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वो वही शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे हमने बोला कि राम, राम क्या है, एक शब्द है। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये चार क्या है, चार पद बन गए हैं। जब वाक्य के अंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं पदबंध। पदबंध पद और वाक्य के बीच की इकाई होते हैं। क्या होते हैं पदबंध, न तो पूरे पद होते हैं और न ही पूरा वाक्य होते हैं, ये इनके बीच की इकाई होते हैं। पदबंध का अर्थ है अनेक पदों का बंधा हुआ समूह, अनेक पदों का बंधा हुआ समूह। शब्दों का प्रयोग जब व्यवहारिक रूप से वाक्यों में किया जाता है तो वह शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे सबसे तेज चलने वाली गाड़ी चली गई, सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, यहाँ पर हमारा वाक्य कहाँ खत्म होता है, गाड़ी पे। गाड़ी क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या बन गया, संज्ञा पदबंध बन गया। सारे के सारे शब्द जो हैं पदबंध है, पद हैं। और गाड़ी शब्द जहां पर हमारी जो अंडरलाइन है या खत्म होती है वो क्या है, लास्ट का शब्द क्या है, संज्ञा है, तो ये सब संज्ञा शब्द होता है। नेक्स्ट है नदी बहती बहती जा रही है। कैसे जा रही है, बहती बहती जा रही है, तो ये क्या है, क्रिया है। बहना क्या है, क्रिया है, तो ये कौन सा पद बन गया, क्रिया पदबंध। नदी कल कल करती हुई बह रही है। अब बह रही है, कैसे बह रही है, कल कल करती है, तो वो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया की विशेषता क्या है, नदी बह तो रही है लेकिन कल कल करती बह रही है, वो क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। हम देखेंगे कि अंडरलाइन हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, कौन सा शब्द जो पूछा जा रहा है वो शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्या है, वही पदबंध होगा। जैसे रेखांकित शब्द ही पदबंध हैं, ऊपर जो रेखांकित शब्द हैं वो सारे क्या है, पदबंध है। वह बच्चा बहुत सुंदर और ईमानदार है, बच्चे की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, विशेषण होते हैं, ये क्या है, विशेषण पदबंध।
नेक्स्ट है पदबंध के प्रकार। संज्ञा पदबंध, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़े। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द संज्ञा हो और सभी पद उसी पर आश्रित हों तो क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे आसमान में उड़ने वाली चिड़िया चहचहा रही है, अब ये चिड़िया तक अंडरलाइन किया गया है, चिड़िया पूछा गया क्या है, तो क्या बन जाएगा? ये पूरा संज्ञा पदबंध बन जाएगा। चिड़िया संज्ञा शब्द है तो ये सब के सब संज्ञा पदबंध है। दूसरा स्वरनाम पदबंध, पदों का वैसा समूह जो किसी स्वरनाम के बारे में बताए। जैसे जो इंसान ईमानदारी से जीता है वह कभी नहीं हार सकता, तो यहाँ क्या है? स्वरनाम पदबंध है। वह क्या है? स्वरनाम होता है वह, यह वह, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो ये क्या होते हैं? स्वरनाम होते हैं। तो ये स्वरनाम पदबंध होगा क्योंकि इसके लास्ट का जो शब्द है वो स्वरनाम है। नंबर 3 है विशेषण पदबंध, पदबंध का अंतिम शब्द विशेषण हो तो संज्ञा स्वरनाम की विशेषता बताने वाला हो, वो क्या कहेगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे उस पेड़ पर बैठा हुआ बंदर उसने पाला है, कौन सा बंदर पाला है? जो पेड़ पर बैठा है। उसकी बिल्ली बहुत ही सुंदर, चुस्त और फुर्तीली है, यानी कि इनकी विशेषता बताई जा रही है कि बिल्ली कैसी है? सुंदर है, चुस्त है, फुर्तीली है, तो क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। किसी भी संज्ञा स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जहां पर इनका प्रयोग मिल जाएगा वो विशेषण पदबंध होगा। आगे है क्रिया पदबंध, जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करें, एक से अधिक पद क्रिया का काम करें तो क्या होगा? क्रिया पदबंध होगा। जैसे सूरज अब छिप गया, वह खा रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ छिपना और खाना का काम किया जा रहा है तो वो क्या है? क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध है। नोट क्या है इसमें स्पेशल? क्रिया पदबंध जिसमें मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद में अन्य क्रियाएं। जैसे सूरज छिप गया, छिपने का ही काम हो रहा है, जाने का काम बाद में हो रहा है। और जैसे खा रहा है, रहना भी क्रिया है लेकिन मेन काम क्या है? इसमें मुख्य क्या है? खाना, और छिपना मुख्य है, और गया और रहा ये भी क्रियाएं हैं लेकिन ये अन्य क्रियाएं हैं, ये बाद में आएंगी, पहले क्या है? मुख्य क्रिया आती है। नंबर 5 है क्रिया विशेषण पदबंध, यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आती है। अब क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्या करें? क्रिया विशेषण कहलाएंगे और ऐसे शब्द जहां मिल गए वो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएंगे। जैसे मैंने उसकी लंबे समय तक प्रतीक्षा की, क्या किया? प्रतीक्षा की, काम क्या है? प्रतीक्षा करना, लेकिन कैसे किया? लंबे समय तक, वो प्रतीक्षा करने की विशेषता बताई जा रही है तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। मैं सोते सोते बोलता है, बोलता है कैसे बोलता है? सोते सोते, तो वो उसकी विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता, काम क्या कर रहा है? बोलने का, लेकिन कैसे? सोते सोते, तो वो उसकी विशेषता है। क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध होगा। नेक्स्ट है आपका वाच्य परिवर्तन। वाच्य का अर्थ होता है वाणी या कथन, किसका? वक्ता का। कोई भी जो बोलने वाला होता है उसकी वाणी या उसका कथन क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। जैसे लड़की ने खाना खाया, इसमें क्या है? कार्य को प्रधानता दी गई, खाना खाया गया है तो क्या किया गया? काम किया गया है, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य है। दूसरा है लड़की से या लड़की के द्वारा खाना खाया गया, तो इसमें क्या है? कार्य को नकारा गया, या अकर्तृवाच्य होते हैं। यानी कि दो तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। हिंदी में कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक निरस्त करने के लिए प्राय वाक्य से कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है, वाक्य से कर्ता को हटा दिया जाता है। जैसे खाना खाया गया, तो यहाँ पर कोई कर्ता दिखाई नहीं दे रहा हमें, किसने खाया, तो क्या है? यहाँ पे कर्ता का लोप है। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाए वे क्या होते हैं? कर्तृवाच्य। जहां पर आपको कर्ता दिखाई देगा तो वो क्या है? कर्तृवाच्य। नाम से ही पता चल रहा है कि कर्तृ क्या होता है? जहां कर्ता दिखाई देगा आपको किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर, तो वो क्या है? कर्तृवाच्य है। जहां कर्ता को नकारा या निरस्त किया जाए, यानी कि उसको महत्ता नहीं दी जाए, उसको दर्शाया नहीं जाए, तो वो क्या होते हैं? अकर्तृवाच्य होते हैं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं, यानी कि क्या नहीं? कर्ता नहीं, तो वो अकर्तृवाच्य होते हैं। वाच्य के भेद कितने होते हैं? 2। अभी हमने ऊपर किया था कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य।
अकर्तृवाच्य के आगे भेद है। हम 3 करते हैं वाच्य में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मेन क्या है, 3 है इसके, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य अकर्तृवाच्य के भाग हैं। पहला है कर्तृवाच्य, इसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग किया जाता है। आप यहीं से टेबल से याद रख लोगे, इसको आसान रहेगा। डेफिनेशन में जाके करोगे तो मुश्किल होगा, थोड़ा टफ रहेगा याद करने में, यहाँ से आसानी होगी आपको। जैसे कर्तृवाच्य में क्या होते हैं, दोनों ही क्रियाएं होती है, अकर्मक और सकर्मक। आपने क्रिया वाले चैप्टर में क्या होगा, अकर्मक क्या होती है, सकर्मक क्या होती है। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक और कर्म नहीं है तो वो अकर्मक। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, सकर्मक क्रिया ही होती है, और भाववाच्य के अंदर क्या होता है, सिर्फ अकर्मक क्रिया होती है। याद रखोगे आप तीनों को। पहला जो होता है कर्तृवाच्य, इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। और दूसरा कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक होती हैं, और भाववाच्य में अकर्मक ही क्रिया होती है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। नंबर 1 है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। कैसे बदला जाता है, सेंटेंस आता है आपका पेपर में, इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, कर्म से भाव में बदलिए, भाव से कर्तृ में बदलिए। तो कैसे बदला जाता है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। पहला है कर्ता कारक में, हमने किसको बदलना है, कर्तृ से कर्म में बदलना है, यानी कि सिंपल है बिल्कुल। कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से या द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कर्म में जब हम बदलते हैं तो से या द्वारा लगा देते हैं, या से द्वारा लगा देते हैं, तो क्या है, कर्मवाच्य में प्रयोग हो जाता है। कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए, यानी कि उसको चिन्ह दिखाई नहीं दे तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 है क्रिया को कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार रखना चाहिए। क्रिया को कर्म के, क्रिया जो होती है वो कर्म है, उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही रखना चाहिए। कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि कर्मवाच्य में बदलना है, इसलिए कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। सीता खाना खा रही है, क्या है ये, सिंपल है, तो क्या है, कर्तृवाच्य। कौन खाना खा रही है, सीता खाना खा रही है, तो कर्तृवाच्य है। सीता के द्वारा, अब हमने ऊपर किया था कि कर्म में बदलते समय हम के द्वारा या द्वारा लगा सकते हैं, लगाना है, तो क्या करेंगे, सीता के द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य होगा। एक चीज का ध्यान रखोगे कि जो भी वाक्य जिस भी काल का है, चाहे वो वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, किसी भी काल का है, तो उसको बदलते टाइम आप दूसरे वाक्य में बदल रहे हो तो आप उसका काल चेंज नहीं करोगे, वही रखोगे। नंबर 2 है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। हमने ऊपर किया था कर्तृ से कर्म में बदलना, अब है कर्म से कर्तृ में बदलना, तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने लगाना चाहिए। कर्ता का विभक्ति जैसे कारक होते हैं, कारक का कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने है। आवश्यकता अनुसार लगाना है इसको, कोई जरूरी नहीं है कि जहां नहीं लग रहा वहां भी हम इसको लगा दें, वाक्य क्लियर होना चाहिए। मूल रूप से कर्ता को ही विषय बनाना चाहिए। कर्ता जो है मूल यानी कि मुख्य होना चाहिए इसमें। कर्ता अनुसार क्रिया रखनी चाहिए। कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार होनी चाहिए, तो कर्ता में कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। जैसे गीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें द्वारा है तो ये क्या है, कर्मवाच्य है। से द्वारा, से या से द्वारा, के द्वारा या से लगाते हैं तो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। तो हमें इसको किस में बदलना है, कर्तृवाच्य में बदलना है, तो हम से, द्वारा और ये सब हटा देंगे इसमें से और सिंपल बना देंगे इसमें गीता पुस्तक पढ़ रही है। गीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है को हम चेंज करेंगे गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो ये क्या बन गया, कर्तृवाच्य बन गया। नंबर 3 है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। भाववाच्य में आपको बताया था अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के साथ से द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण करते हैं, यानी कि कर्ता मुख्य नहीं रहता है इसमें। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें हमेशा अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है कि वह, जैसे अन्य थर्ड पर्सन होता है ना, और पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है, एक वचन का प्रयोग किया जाता है। याद रखोगे आप इन तीनों चीजों को। अकर्मक क्रिया और निषेधात्मक और असमर्थता का प्रयोग किया जाता है। ये मेन चीजें हैं इसकी, अकर्मक क्रिया, साथ में निषेधवाचक और असमर्थता। असमर्थता यानी कि वो भी कर नहीं सकता,
खा नहीं सकता, जा नहीं सकता, ये क्या है, असमर्थ है वो इन काम को करने में। तो ये ऐसे सेंटेंस आपको इसमें वाक्य मिलेंगे। जैसे वह सोता है, क्या है, कर्तृवाच्य है। उससे सोया जाता है, भाववाच्य है। निषेध का मतलब ऊपर आपने दिया हमने अभी, निषेध का मतलब ये नहीं है कि कहीं आपको एक वाक्य के अंदर कर्तरी में निषेध नहीं है तो आप भाववाच्य में उसको नहीं डाल दो, ऐसा नहीं होगा। अगर निषेधवाचक में है तभी आपको निषेधवाचक में उसको बदलोगे, वरना आप उसको वैसे भी बदल सकते हो। जैसे वह सोता है, कर्तृवाच्य है। उससे सोया जाता है, भाववाच्य है। वह सो नहीं सकता, कर्तृवाच्य है। उससे सोया नहीं जाता, बेचारा असमर्थ है, नहीं सो सकता, ठीक है, तो ये भाववाच्य है। इसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रयोग या अन्विति क्या है। क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यह प्रयोग या अन्विति का कार्य है। क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, जैसे जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है तो वो कर्तृप्रयोग होता है, कर्म के अनुसार बदलती है तो कर्मणि होता है, और भाव के अनुसार बदलती है तो भावे प्रयोग होता है। क्रिया के बदलने का संबंध वाच्य से नहीं है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स की जरूरत थी, और तो इसके लिए इतना मैटर हमें तैयार करना पड़ा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस की PDF चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।